स्वागत है आपका ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नोटबंदी की घोषणा के आज 50 दिन पूरे हो गए। माना जा रहा था कि 500 और 1000 के करीब 15.5 लाख करोड़ रुपए सिस्टम में मौजूद थे। आज कहा जा रहा है कि 30 तारीख तक करीब 14.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों में वापस जमा हो जाएंगे। यानी सरकार की उम्मीद से कहीं ज्यादा पैसा बैंकों में जमा हुआ है, क्योंकि उम्मीद थी कि काले धन जमाखोरी के चलते पुराने करीब 3 लाख करोड़ रुपए वापस बैंकों में नहीं लौटेंगे। लोग अभी भी एटीएम और बैंक्स में कतारों में हैं। हालांकि रश कम जरूर हुआ है। कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी पार्टियां अब इसे सरकार की बड़ी असफलता बताने में जुटी हैं, तो सरकार इसे अच्छे दिनों का ट्रेलर बता रही है। 50 दिन में कितना बदला देश, नोटबंदी पास रही या फेल, इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से। लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। दिन मांगे हैं 50 दिन, 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। नोटबंदी के तारीखी फैसले के 50 दिन पूरे हो चुके हैं। सवाल अब भी बरकरार है कि हुकूमत के दावों और अपोजिशन के सवालों के दरमियान आवाम को क्या हासिल हुआ। क्या काले धन पर लगाम लगी या रिश्वतखोरी बंद हुई? आवाम भले ही कैश के लिए परेशान हो, लेकिन काले धन के कुबेरों के पास नए नोटों की खेप पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। गुज़श्ता 50 दिनों में मईशत की जो तस्वीर सामने आई है, इनमें बंद फैक्ट्रियों के मजदूर और बदहाल किसान ही नजर आए। किसान कैश से बीज खरीदता है, कैश से खाद खरीदता है। मोदी जी ने उसकी हाथ से उसका पैसा छीना। काले धन पर हुकूमत की जानिब से लगाई गई पाबंदी एक अंदाजे के मुताबिक कारगर साबित नहीं हो सकी। जराये के मुताबिक 14 लाख करोड़ के पुराने नोट बैंकों में जमा हो चुके हैं, जबकि कुल 15 लाख करोड़ रुपए के 500 और 1000 नोट बंद हुए थे। आरबीआई के ऐलान के मुताबिक 10 दिसंबर तक 12.44 करोड़ के पुराने नोट वापस आ चुके थे, जबकि हुकूमत का अंदाजा था कि तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए बैंकों में वापस नहीं आएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि नोटबंदी से आखिर क्या हासिल हुआ। 8 नवंबर के बाद कितना काला धन निकला है, कितना काला धन मिला है। दूसरी बात, देश को कितना इकोनॉमिक लॉस हुआ है, कितने लोगों के रोजगार गए। सबसे ज्यादा परेशानी कैश की किल्लत है। कैशलेस इंडिया पर तमाम जोर लगाने के बावजूद उम्मीद 30 दिसंबर की आखिरी तारीख पर टिकी है। सवाल है कि क्या 2017 से कैश निकालने की पाबंदी हटाई जाएगी? ऐसे में अपोजिशन का सवाल है कि कैश निकालने पर पाबंदी क्यों? जो पैसा नरेंद्र मोदी जी ने बैंक्स में डलवाया है, वो हिंदुस्तान के लोगों का पैसा है, वो हिंदुस्तान की सरकार का पैसा नहीं है, बैंक्स का पैसा नहीं है। तो जो लिमिट लगाई गई है 24,000 रुपए की, उस लिमिट को अब आप हटाइए, क्योंकि इस लिमिट से आप हिंदुस्तान की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस छीन रहे हैं। अभी इस पर वजारत खजाना की जानिब से कोई वाज़ेह राय सामने नहीं आई है। वजारत खजाना के अंदाजे के मुताबिक 30 दिसंबर तक कुल 50% नए नोट ही लोगों के दरमियान पहुंच पाएंगे, जबकि जराये के मुताबिक बैंकों ने हुकूमत से गुहार लगाई है कि कैश की कमी खत्म हुए बगैर कैश निकालने पर लगाई गई पाबंदी न हटाई जाए। तो ऐसे में क्या माना जाए कि काले धन के नाम पर मुल्क की आवाम को कब तक कुर्बानी देनी होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
तो बहरहाल 50 दिन में कितना बदला देश, नोटबंदी पास रही या फेल, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ प्रदीप जैन आदित्य साहब मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, केंद्र सरकार में, यूपीए की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ डॉक्टर शुर्वकमल दत्ता मौजूद हैं, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं। फरीद महफूज किदवई साहब, जो कि मिनिस्टर हैं यूपी सरकार में, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। और तृणमूल कांग्रेस, जिसने नोटबंदी के खिलाफ लगातार पहले दिन से ही मोर्चा खोला हुआ है, तृणमूल कांग्रेस से हमारे साथ जावेद अहमद खान हैं, जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं और तृणमूल कांग्रेस के बतौर प्रवक्ता इस बहस का हिस्सा हैं। सबसे पहले मैं आप सभी के लिए इस डिबेट को ओपन करूंगा, चाहूंगा एक एक रिएक्शन सबसे पहले आपसे ले लूं, उसके बाद फिर मैं बाकी डिबेट शुरू करूं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। आपके हिसाब से इन 50 दिनों का लेखा जोखा आप देश को कैसे देना चाहेंगे? आपके हिसाब से नोटबंदी अब तक पास रही या फेल हुई? क्योंकि लोगों को दिक्कतें, मुश्किलात तो अभी भी हो रही हैं। देखिए, जो लोगों को मुश्किलात हो रही है उसके प्रति जागरूक है हमारी सरकार, और उसको डे बाय डे कम करने का प्रयास पूरा किया जा रहा है और हो भी रही है। लेकिन असली बात है कि जो नोटबंदी का पूरा फैसला है वो कोई 50 दिन या कोई इसलिए नहीं है कि शॉर्ट टर्म है, कि वो उसका जो असली जो पेन है वो एक 50 दिन की लिमिट थी, लेकिन जो उसका इफेक्ट है, गेम तो अब आने वाले कई सालों तक, कई जनरेशन्स तक रहेगा। तो जो काले धन को समाप्त करना और भ्रष्टाचार को जो सिस्टम से खत्म करने के लिए जो प्रयास है, वह नोटबंदी उसका एक महत्वपूर्ण कदम था। अकेला नोटबंदी नहीं था, उसके साथ पहले भी बहुत कदम थे और आने वाले समय में भी कई कदम आएंगे, कई उपाय आएंगे जिसके साथ। अग्रवाल साहब, 50 दिन की मोहलत मांगी गई थी ना, सारी दिक्कतों को खत्म करने की 50 दिन की मोहलत थी, वो मोहलत खत्म हो गई, अब दिक्कत नहीं होगी, ये आप नहीं कह रहे क्या? 50 दिन, हाँ नहीं, अब दिक्कत जो 50 दिन की दिक्कत ये थी कि जो लिक्विडिटी क्रंच था या जो करेंसी का कमी थी, उसको 50 दिन में स्टेबलाइज करना था। पुराने नोट जो विड्रॉ कर लिए थे उनको इलीगल टेंडर बना दिया था, तो लगभग 15 लाख करोड़ के नोट करेंसी के सिस्टम से बाहर हो गए थे, उनको लिक्विडिटी वापस क्रिएट करने के लिए 50 दिन मांगे थे। उसकी समस्या को समाप्त करने के लिए जारी रह सकती हैं, कोई आप ऐसा आश्वासन नहीं देना चाह रहे, उसमें काफी इजाफा है। ठीक है, ठीक है। जावेद अहमद खान साहब, इन 50 दिनों को कैसे एनालाइज करेंगे आप, और क्या वाकई आपको उम्मीद नजर आ रही है कि आगे कुछ अच्छा होगा? अच्छा कुछ होने वाला नहीं है। मोदी जी जब आए थे अच्छे दिन की बातें कह रहे थे, लेकिन आज तक हम लोगों ने जो देखा है, अच्छे के जगह में खराबी हो रहा है। और ये टोटल जो डिमोनेटाइजेशन है, ये टोटल फ्लॉप हो गया, फेल हो गया है। क्योंकि आज कॉन्स्टिट्यूशन जहां हमारे ये एश्योरेंस दे रहा है कि आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, रख सकते हैं, मोदी जी या मोदी जी की सरकार या मोदी जी के लोग किस तरह, किस कानून के तहत इसको बैंक से निकालने में हम लोग को रोक सकते हैं। इसके वजह से आप देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू कलेक्शन था 47,000 करोड़ रुपया पर डे का था, वो 18,000 करोड़ रुपया में आके रुक गया है। इस इतनी जो क्षति हुई है ये 50 दिनों में, ये कौन भरपाई करेंगे? ये अलग बात है कि नोटबंदी में जो सरकार ने, जो मोदी जी ने जो अनाउंस किया था कि 2 लाख या 3 लाख करोड़ रुपया का सेंट्रल गवर्नमेंट को फायदा होगा, उल्टा देखा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब अपने पास से जो ब्लैक मनी भी था वो भी बैंक में जमा हो गया, उसको भी भरपाई करने के लिए तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपया उल्टा सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होगा। फेल रही है नोटबंदी, जैसा कि हमें उम्मीद थी कि आपकी तरफ से यही रिएक्शन आएगा। बहरहाल, प्रदीप जैन आदित्य साहब, आपका रिएक्शन, नोटबंदी पास हुई या फेल हुई, 50 दिन में को कैसे एनालाइज करेंगे आप? क्या है रिपोर्ट कार्ड आपका? पूरी तरह फेल हुई है। पूरे देश के अंदर भूचाल आ गया, और एक ऐसी योजना जिस योजना में कोई तैयारी नहीं थी, और ये भी देश को समझ में नहीं आया कि पहले 100 दिन प्रधानमंत्री जी ने मांगे थे,
काला धन लाने के लिए 50 दिन, और वो कहते थे कि मैं किसी भी चौराहे पे जाने के लिए तैयार हूं। इतनी बड़ी बातें करने के बाद खोदा पहाड़ निकली चुईया। आज किसान परेशान है, जवान परेशान है, और देश के हालात इतने बुरे हैं। आप देखिए, महिलाओं ने गुल्लक तोड़ी और गुल्लक का पैसा जमा कराया। आज उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद में चूड़ी का उद्योग बंद हो गया, सहारनपुर में लकड़ी का उद्योग टूट गया, कानपुर के अंदर 5000 फैक्ट्रियां बंद हो गई। लोगों ने जान दी, लेकिन कितने लोग आज बेरोजगार हुए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। कितने लोगों को नौकरी से निकाला गया, मिला तो देश को कुछ नहीं। जो बड़े घराने के लोग थे, जो पैसे वाले थे, वो लाइन में नहीं आए। आज किसान खेत में मर रहा, और जवान भी, जिस जवान के नाम पर मोदी जी 56 इंच की छाती बताते थे, आज उसको भी लाइन में उन्होंने खड़ा कर दिया। छोटा सा जवाब दे दीजिए ना, फिर डिबेट ओपन होगी। जी, जिक्र भारतीय जनता पार्टी के लोग करते थे। फरीद महफूज साहब, किस तरह से एनालाइज करेंगे आप इन 50 दिनों को? कुछ बदलाव होता नजर आ रहा है देश में? देश आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्या? जो बता रहे हैं हमारे साथी लोग, जो बोल रहे हैं, हाँ, जो हमारे साथी बोल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि सबकी यही राय है जो अभी इन्होंने बताया है, हमारे कांग्रेस के साहब ने बताया है, कृष्ण गोपाल साहब, अग्रवाल साहब ने बताया, जावेद साहब ने बताया। देखिए, पूरी तरह से फेल रहे हैं ये सरकार नोटबंदी के मामले में, और जितना कन्फ्यूजन मैंने ये महसूस किया कि जितना कन्फ्यूजन इस सरकार में नोटबंदी के मामले पर रहा है, उससे एक चीज़ ये साबित हुई कि यहाँ के जो हुक्मरान हैं हमारे, वो अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं पॉलिटिकली। कभी तारीखें बढ़ा दी जाती हैं, कभी तारीखें घटा दी जाती हैं, कभी अमाउंट घटा दिया जाता है, कभी अमाउंट बढ़ा दिया जाता है, और नतीजा ये है कि जैसे कि एक बिल्कुल कंफ्यूज आदमी अपनी हरकतें करता है, उस तरह से मोदी जी या मोदी जी की सरकार जो है वो काम कर रही है। जितने कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं हिंदुस्तान में, देखिए सबसे बड़ा नुकसान, आज मोदी जी गरीब आदमी की बात करते हैं, छोटे आदमी की बात करते हैं। इस मुल्क में सबसे ज्यादा इफेक्टेड है कॉटेज इंडस्ट्री, उसके बाद इफेक्टेड है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसके बाद जो छोटी और मझोले तबके के हैं इंडस्ट्री, वो हैं इफेक्टेड हैं। बड़ी इंडस्ट्री जो है, जिसको कि मोदी जी बताते हैं कि ये ब्लैक मनी होल्डर्स के पास है, उसमें से कोई इंडस्ट्री आपको बंद होती दिखाई दी? एक भी इंडस्ट्री आपको नजर नहीं आएगी जो बड़ी इंडस्ट्री है जो बंद हो गई हो। और मैं आपको बता दूं कि मेरे गांव में, मेरे कस्बे में जितनी कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, वो तकरीबन सब बंद हो गई। मजदूर था, मजदूरी छोड़ के दूसरे सूबे से लौट के आ गया। शुरू से ही कहा जा रहा है कि छोटे उद्योगों को इसका नुकसान हुआ है। जी, छोटी इंडस्ट्रीज जो है उनको नुकसान हुआ है। डॉक्टर दत्ता, कैसे एनालाइज करेंगे आप इन 50 दिनों को? और ये 50 दिन आने वाले हमारे जो साल हैं, जो दिन हैं, जो महीने हैं, वो अच्छे दिन में तब्दील हो पाएंगे, इसकी उम्मीद जगाते हैं क्या? समीर साहब, अगर 50 दिन का एनालिसिस अगर करना है तो 50 दिन के एनालिसिस 50 दिन के माध्यम पे क्या हुआ है, उसका एक अलग एनालिसिस है, और बाद में क्या होगा अगले 5 साल 10 साल के अंदर, वो दूसरा एनालिसिस है। मैं समझता हूं कि नोटबंदी जिस हिसाब से किया गया है वो परंतु किंतु के साथ कामयाब है, और परंतु बहुत सारे हैं, किंतु बहुत सारे हैं। मैं तृणमूल कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनकी बात मैं सुन रहा था, जहां पे स्मॉल स्केल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की जहां बात आती है, स्मॉल स्केल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ऑलरेडी तहस नहस हो चुका था हमारे देश में। 2013-2014 का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट को मैं कोट करता हूं, और उस रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया था कि जिस हिसाब से अंधाधुंध उदारीकरण हुआ है, और उदारीकरण के नीति पे अमेरिकनाइजेशन या फिर अमेरिकन मॉडल जो इस देश में थोपा गया था, उसके चलते घरेलू और छोटे उद्योग हमारे देश में लगभग 5 लाख के आसपास ऐसे घरेलू और छोटे उद्योग थे जो बंद होने के कगार में थे या फिर बंद हो चुके थे। अच्छा, जहां पे जैसे मैं मसलन में उदाहरण दे सकता हूं, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की कमर तोड़ दी इस नोटबंदी ने, आप ऐसा नहीं मानते? नोटबंदी के चलते हो सकता है कि एक्स्ट्रा एक और चीज वो
चोट और पहुंचा हो। हाँ। पर उसका आकलन आगे की रिपोर्ट जो आएगी उस पे पता चलेगा। अच्छा। पर मैं समझता हूं कि गलत नीतियों के चलते घरेलू और छोटे उद्योग बहुत पहले ही खत्म होने के कगार में थे। जूट इंडस्ट्री का आप देख लीजिएगा या फिर सिल्क इंडस्ट्री का आप देख लीजिएगा। बंगाल में जूट इंडस्ट्री किस तरह से तहस नहस हुआ था पिछले 10-15 साल में। हाँ। और कॉटेज इंडस्ट्री को आप उठा के देख लीजिएगा, सिल्क इंडस्ट्री को आप उठा के देख लीजिएगा। तमाम जितने सारे छोटे छोटे जितने सारे उद्योग घराने थे वो तो कहीं ना कहीं पे उदारीकरण के नीति के नाम पे ऑलरेडी पहले ही खत्म हो चुका था। हाँ, ये जरूर है कि एक मरता हुआ डेड बॉडी को आप अगर पुनर्जीवित करना चाहते हैं या जैसे एक डाइंग मैन को आप अगर पुनर्जीवित करना है तो कभी कभी मॉर्फिन की इंजेक्शन लगाई जाती है। जी, जी, जी। मैं मानता हूं कि आर्थिक दृष्टिकोण से ये मॉर्फिन का इंजेक्शन था, पर यह मॉर्फिन का इंजेक्शन सटीक वे में पड़ा है या नहीं पड़ा है उसका आकलन तभी हो पाएगा जब अगले 2 साल में किस तरह की परिस्थिति होती है देश के अंदर, तब पता चलेगा। अच्छा गोपाल कृष्ण जी, एक सवाल आज सबसे बड़ा ये खड़ा हो रहा है, ये खड़ा किया जा रहा है बल्कि मैं कहूं कि नोटबंदी से पहले एक अनुमान जो था वो ये था कि 1000 और 500 के नोट बंद किए गए। 1000 और 500 के नोट करीब 15 लाख करोड़ की अनुमानित एक उनकी लागत बताई गई है। अब 14 लाख करोड़ रुपए ऑलरेडी जमा हो जाएंगे 30 दिसंबर तक, यह भी अनुमान लगाया जा रहा है। यानी गवर्नमेंट जो अनुमान लगा रही थी, जो उम्मीद कर रही थी कि 3 लाख करोड़ रुपए बाहर रह जाएंगे बैंकिंग सिस्टम से और एक तरह से ब्लैक मनी को इसके जरिए कर्व किया जाएगा, तो यह तो उम्मीद धराशायी होती हुई नजर आ रही है। यह एक बड़ा झटका है क्या? देखिए, ये उम्मीद से ज्यादा पैसा जमा हो गया, उसका एक बड़ा कारण ये है, 2-3 चीजें इसमें ध्यान रखनी चाहिए। संक्षिप्त में बता देता हूं। एक तो जो बैंक में पैसा सारा जमा हो गया वो अपने आप जमा होने से वाइट नहीं हो जाता। सरकार अब विभिन्न माध्यमों से उसमें से जो काला धन लोगों ने सिस्टम को मैनिपुलेट करके, हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत गहरी पैठ बना के बैठा हुआ था, चाहे वो बैंकिंग प्रणाली हो, चाहे अलग अलग तरीके हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो। कई जगह काले धन के जो माफिया थे उन्होंने बहुत गहरी पैठ बना रखी थी, तो उन्होंने सिस्टम को कहीं मैनिपुलेट किया है। लेकिन सरकार ने अब उसकी एक ऑडिट ट्रेल क्रिएट कर लिया है और अब उसको पकड़ लेगी, तो सारा पैसा जो बैंक में जमा हुआ, ये मत मानिए कि वो व्हाइट हो गया, उसमें से भी काला धन सरकार पकड़ लेगी और टैक्स वसूलेगी। एक रिपोर्ट में आपको बता देता हूं। प्रदीप जैन आदित्य जी, इसका जवाब देना चाहेंगे आप, क्योंकि आपकी पार्टी लगातार ये कह रही है कि भाई ये तो सरकार फेल हो गई, सरकार ने अनुमान कुछ और लगाया था, इतना ज्यादा पैसा बैंकों में जमा हो गया तो फिर ब्लैक मनी देश में था ही कहां? ये तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ से। प्रदीप जी। जी 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 नहीं समीर जी, एक बात और, पूरी तरह से इनकी योजना विफल हो गई। इन्होंने देश को चौराहे पे लाद दिया। आप एक चीज देखिए, नहीं एक मिनट समीर जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं अग्रवाल साहब जी से, बस कि देश के अंदर। गोपाल जी बोल लीजिए अब आप। 30 सेकंड गोपाल जी बोल लीजिए। प्रदीप जी 1 मिनट। प्रदीप जी 1 मिनट 30 सेकंड मुझे पूरी बात बीच में मत काटिए, मैं पूरी तरह शांति से सुनूंगा, बीच में मत काटिए। मैं कह रहा हूं कि ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट ने कहा कि देश की 1% जनसंख्या के पास देश की 58% संपत्ति पे अधिकार है। तो यह जो परेशान है ना, जो अभी दिख रहे हैं कई लोग, वो 1% जनता है जिनका काला धन है। बाकी लोगों को कोई समस्या नहीं होगी, उनकी समस्या है लिक्विडिटी। ये ना कहिए ना कि जो परेशान है उसके पास काला धन है। परेशान तो आम आदमी भी है ना, परेशान तो गरीब आदमी भी हो रहा है। ये बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट है आपका। वो परेशान उस आप जवाब दे रहे थे। नहीं वो परेशान आम आदमी करेंसी की लिक्विडिटी के कारण है, और जो ठीक है जो काले धन वाले हैं वो दूसरे कारण में अर्ज करना चाहता हूं। कांग्रेस के नेता मैं अपने अग्रवाल साहब की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी परेशान है और पहले पूरे विदेशों में जाके देश की बुराई करते थे, आज पूरे देश को इन्होंने भ्रष्ट साबित कर दिया। अब इनके पास जांच का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देखिए, 8000 इनकम टैक्स ऑफिसर है, 4000 इनकम टैक्स ऑफिसर रेगुलर ऑडिटिंग करते हैं। आज केवल 4000, हमारे एक इनकम टैक्स ऑफिसर से बात हुई, उन्होंने कहा जिस तरह से हमें नोटिस भेजना है, जिस तरह से हमें चेकिंग करना है, हम 25 साल लग जाएंगे।
हम ये काम नहीं कर पाएंगे। अगर इन्हें इस तरह जिम्मेदार तो आप हो ना, छापेमारी तो इसके जरिए आप क्या कहना चाहते हैं? शुरुआत ही नहीं करनी चाहिए थी फिर तो? तैयार नहीं आवश्यकता नहीं, मतलब मोदी सरकार को कुछ करना ही नहीं चाहिए था। जैसे 10 साल आप बैठे रहे इस मुद्दे पर, वैसे ही वो भी बैठे रहते। लड़ने के लिए तो ये तो कांग्रेस जिम्मेदार है। नोटबंदी की आवश्यकता, इनकम टैक्स की छापेमारी के लिए आवश्यकता नहीं थी। अगर आपको कैशलेस करना था तो नोटबंदी की आवश्यकता नहीं थी। आपने यो भी किया, दिशाहीन होके किया। अब आपके प्रधानमंत्री जी पूरी तरह कंफ्यूज है। 50 दिन आज पूरे हो गए, उसे पता ही नहीं चल रहा वो क्या कह रही है और क्या करना चाहती है। भूगोल नहीं जानते, अर्थशास्त्र नहीं जानते, सिर्फ सनसनीखेज चुनावी जुमले देना जानते हैं। हर चौराहे पर जिस तरह से आप उनकी 2014 का इलेक्शन मोड आज तक उनके ऊपर से नहीं उतरा। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। आज तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 135 नोटिफिकेशन नहीं बदले होंगे। अग्रवाल साहब, आज लोग बेरोजगार हुए, किसान मरा है, प्रदीप जी, तो आपकी तो विपक्ष पूरा तमाम ये बातें कह रहा था ना कि भाई लोगों को परेशानियां हो रही हैं। अब उन परेशानियों को सॉल्व करने के लिए अगर एक नया नोटिफिकेशन लाया गया, थोड़े नियम कानून बदले गए, तो उसमें भी ऐतराज है आपको। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। जिस बात का जिक्र किया जा रहा है, आपको बता दूं, जो डेटा मेरे सामने है उसमें उसके मुताबिक 3200 से ज्यादा लोग और संस्थान ऐसे हैं जिनको कर चोरी के मामले में या फिर हवाला के मामलों में नोटिस दिया गया है। 220 जांचें जो हैं वो सीबीआई और ईडी को सौंपी गई हैं। तो ये कह देना कि भाई कुछ नहीं हो रहा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इतने कम ऑफिसर हैं, वो कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये बड़ी अजीब दलील नजर आती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन होते हैं हाजिर। तो 50 दिन में नोटबंदी पास रही या फेल, यह हमारा बहस का मुद्दा। तमाम खास मेहमान बने हुए हैं और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से फरीद महफूज किदवई साहब, जावेद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद अहमद साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जब आप नोटबंदी का विरोध करते हैं, अब 50 दिन का जो डेटा है उसको भी एनालाइज करने की थोड़ा कोशिश कीजिए। जो मेरे पास डेटा है उसके हिसाब से बैंक्स के पास 300% नकदी बढ़ी है, 3300 करोड़ की अघोषित आय पकड़ी गई है, 92 करोड़ के नए नोट पकड़े गए हैं, 400 करोड़ के नकली नोट का कारोबार बंद हुआ है, 3200 से ज्यादा और लोगों और संस्थानों को कर चोरी में या फिर हवाला कारोबार में शामिल होने के लिए नोटिस गया है। तो मतलब ये कार्रवाइयां भी तो हो रही हैं। देश के अंदर जो काला धन है उसके खिलाफ भी एक मुहिम तो चल रही है, कम से कम उसका तो समर्थन कीजिए। देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगा, लाइसेंस कैंसिल किए गए जो हवाला काम करते थे। 8 लाख करोड़ रुपया ऋण में कॉर्पोरेट हाउस को दिया गया है, मोदी सरकार बैंकों ने दिया है। वो पैसा अगर वापस ले आते, वो पैसा अगर इंडियन इकोनॉमी में आ जाती, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस को ये लोग माफ नहीं करते, तो मेरा ख्याल से नोटबंदी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक नंबर। दूसरी नंबर बात है कि नोटबंदी से बैंकों को फायदा हो सकता है, मोदी के अवाम को, भारत के अवाम को कोई फायदा नहीं हुआ। आज खेतों में जो फसलें हैं वो पक गई हैं, उसको क्या नाम है, काटने के लिए पैसा नहीं है, फसलें नुकसान हो रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, जूट मिलें बंद हो गई हैं, यहाँ पर चमड़े की जो उद्योग है वो खत्म हो गया, मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो नाम खत्म हो गया है, उसका कोई नाम और निशान नहीं बचा है। आज आप देख लीजिए कि जहां पब्लिक को लेकर और जनगण को लेकर जो देश चलता है वो जनगण ही नहीं रहेगा, तो मोदी जी नोटबंदी कर क्या साबित करना चाहते हैं कि जनगण को खत्म कर गरीबों को खत्म कर वो ये नोटबंदी का ये काम करेंगे। मेरे ख्याल से नोटबंदी ने सबसे ज्यादा अगर किसी को फरीद महफूज किदवई साहब, तो आपको क्या लगता है, अगर हम खास तौर पर यूपी की बात करें, क्योंकि यूपी हो, एमपी हो, यहाँ तक कि पंजाब, हर जगह से ये खबरें आई कि भाई किसान जो है वो बहुत परेशान है नोटबंदी के बाद और उन पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। कई जगह फसलें जो है वो सड़कों पर फेंक दी किसानों ने, इतना ज्यादा परेशान हो गए। आपको क्या लगता है नोटबंदी की वजह से ऐसा कैसे हो गया, जरा समझाइए। अग्रवाल साहब सुन रहे हैं आपको। देखिए ऐसा है, देखिए सबसे पहली बात, अभी ये बीजेपी वाले इसको समझ रहे हैं, सब बीजेपी वाले इसको समझ रहे हैं कि आगे जो वक्त आने वाला है वो ज्यादा खतरनाक है और उसकी ये तैयारी अभी से कर रहे हैं। क्योंकि देखिए
बुआई नहीं हुई, मजदूर ने मजदूरी पाई नहीं पाई तो अपने घर चलाया। तो ना मजदूरी हुई है, ना बुआई हुई है, किसान को ना तो खाद मिली है, ना किसान को बीज मिला है, ना किसान को यूरिया मिली है। नतीजा ये है कि बुआई तकरीबन 50% नहीं हो पाई है। जाहिर है इसका असर जो है आपको अगली फसल में पड़ने वाला है, और तब आपको अनाज की कमी पड़ेगी, आपको सब्जियों की कमी पड़ेगी, आपको फलों की कमी पड़ेगी। आप ये देखिए कि मार्केट में अक्सर मैंने देखा है कि ट्रालियां भर भर के आती हैं टमाटर की, और उसको वहीं मंडी में फेंक के चले जाते हैं, कोई लेने वाला नहीं है। बिल्कुल। और ये जो एक है, मैं तो समझता हूं कि बीजेपी वालों से ये पूछिए कि भाई तुमको कहीं कौन सा प्लस पॉइंट है जिस पे तुम बहस कर रहे हो। मैं तो ये मानता हूं कि कोई फायदा नहीं बल्कि सरासर नुकसान हुआ है। अच्छा, ब्लैक मनी की जहां तक बात है, देखिए ब्लैक मनी का और नोटबंदी से कोई ताल्लुक ही नहीं है भाई। ब्लैक मनी इज ब्लैक मनी, उसको तो पकड़ना, उसको बंद करना, उसके खिलाफ कार्रवाई करना आज से नहीं, ये हमेशा से हो रहा है। कुछ हुकूमतें कामयाब रही, कुछ हुकूमतें नहीं कामयाब रही। तो उसमें नोटबंदी से और ब्लैक मनी जो जिनको रखना है, ये वो लोग हैं जो टैक्स बचाते हैं, टैक्सेशन से भागते हैं, तो ब्लैक मनी हो जाता है। तो उसके लिए आपके पास नोटबंदी थोड़ा चाहिए। ठीक है गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, लेकिन एक बड़ा सवाल ये तो जरूर आपके सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक देश में करीब 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। अब अगर नोटबंदी के बाद इतना बड़ा तबका देश का परेशान रहेगा, और जैसा कि कहा जा रहा है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उसकी एक तरह से कमर टूट गई है, और राहुल गांधी भी आज डिमांड कर रहे हैं कि ऐसे तमाम लोगों को, गरीबों को, किसानों को आपको मुआवजा देना होगा। तो क्या इस बारे में सोच रहे हैं आप? जी देखिए, ऐसा है कि मुआवजा तो इनको जो सोच रहे हैं लोग कि नोटबंदी के साथ कारण जो सिस्टम में लिक्विडिटी, देखे प्रश्न मुझसे है, मुझे जवाब देने कि जो लिक्विडिटी खत्म हो गई है वो वैसी रहेगी, ऐसा बात नहीं है। वापस लिक्विडिटी सिस्टम में बैंक की लाइन में खड़ा हुआ हमारे पास एक्सेस, प्रदीप जी हमारे पास गोपाल जी से सवाल था, कब आएगी? 6 साल बाद या 25 साल बाद लेके लोग लाइन में लगे रहे हैं और रात को वहीं सोए हैं। 25 साल बाद या 6 साल बाद है गरीब आदमी कब आएगी लिक्विडिटी? इसका समाधान बीजेपी वालों के पास नहीं है। अच्छा देखिए, कहते थे कि ये समस्या 30 तक खत्म हो जाएगी, अगले बार खत्म हो जाएगी, अगले महीने। हमारे जो दोस्त प्रदीप जी एक सवाल गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी से जवाब लेने दीजिए, पहले मैं आऊंगा आपके पास। जी गोपाल जी। हाँ, पहली बात यह है कि लोग सोच रहे हैं कि लिक्विडिटी जो एक बार कम हुई है वो खत्म हुई है, वो वैसी रहेगी, ऐसी बात नहीं है। वापस लिक्विडिटी कर दी जाएगी, लेकिन कम अंशों में होगी। अभी 12% लिक्विडिटी है जीडीपी की, उसको 8 से 9% में लाया जाएगा। दूसरी बात, आपने एक आंकड़ा दिया था कि हमारे यहाँ कई चीजों में हुआ, 20,000 एनजीओ जो हवाला करती थी उनकी फॉरेन एक्सचेंज की लाइसेंस सरकार ने खत्म किए, तो बहुत सारे स्टेप लिए। दूसरी बात यह भी बात है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब आपका गोपाल जी रोज कमाने खाने वाले 40 करोड़ लोग देश में क्या करेंगे, मेरा ये सवाल आपसे था। और पॉजिटिव पॉइंट्स तो मैंने खुद गिना दिए, आपके गिनाने से पहले बहुत सारे हैं। नहीं तो उनको नेगेटिव जो लेकिन है उसका क्या होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं तो वो कैश खत्म थोड़ी कर दिया जा रहा है। हाँ, वो कैश खत्म नहीं कर दिया जाएगा, वापिस सिस्टम में कैश आ रहा है। वो अभी 5 से 8 लाख करोड़ लाइन में ना, लाइन में जो नुकसान हुआ है, किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, दिहाड़ी मजदूरों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आप करेंगे, मुआवजे के बारे में विचार करेंगे, ये पूछा है राहुल गांधी ने आज। नहीं, क्या जवाब है? 8 लाख करोड़ का 8 लाख करोड़ का जो लिक्विडिटी वापस आई है वो उसमें नहीं काम आएगा क्या? दूसरी बात ये है कि आखिर उनके साथ कितना धोखा होता था, गलत लेवल पे साइन करवा के उनको पूरा बैलेंस, उनको उनकी सैलरी नहीं मिलती थी, उस सब में अब रोक लगेगी। काले धन का बहुत, या तो आप मान लीजिए समीर जी कि देश में काले धन की कोई समस्या नहीं है, काले धन से देश का विकास होता है, काले नोटबंदी से क्या ताल्लुक है इसका? प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे 50 साल 60 साल कांग्रेस बैठी रही,
जैसे 50-60 साल कांग्रेस बैठी रही वह उसी तरह देश चलता रहे और गरीबों को लूटते रहे और अमीरों के पास वो पैसा चला जाए। अगर उस तरह की अर्थव्यवस्था को आप चला इस वक्त जरूरत इस बात की है, जैसा कि आज राहुल गांधी भी जिक्र कर रहे थे भाई कि 50 दिनों में नोटबंदी लागू होने के बाद कितने लोगों का रोजगार गया है, कितने लोगों पर असर पड़ा है, इसका एक आकलन किया जाए, वो डेटा सामने रखा जाए और फिर उन लोगों को मुआवजा दिया जाए, कॉम्पनसेट किया जाए। क्या इसकी जरूरत है आपके हिसाब से? समीर जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैं समझता हूं कि इसको थोड़ा सा आंकड़ों के मुताबिक समझाना उचित रहेगा। जी, चारों प्रवक्ता थोड़ा सा शांत रहे तभी बता पाऊंगा। जी बोलिए आप। गोपाल जी से मेरा सवाल ये यहाँ पे ये है कि जहाँ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की जहाँ बात आती है, जिसका लगातार आप उल्लेख कर रहे थे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे, जी, नोटबंदी के चलते कितना प्रभावित हुआ है, कितने लोगों का रोजगार गया है, इसका आकलन होना आवश्यक है। और मैं समझता हूँ कि आकलन के बाद ही पता चलेगा कि कितने लोग डिस्गाइज्ड वे में अनएम्प्लॉयड हुए हैं या फिर कितने सचमुच अनएम्प्लॉयड हो गए थे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे। इसका आकलन मुझे लगता है भारत सरकार से अपेक्षित है। दूसरा सवाल गोपाल जी से आपसे ये भी है कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से हर साल एक एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जारी होता है, जिसपे सालाना कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है उसका आकलन होता है। आपकी सरकार 2 साल से ऊपर हो गई है, आई है, अभी तक उस तरह का रिपोर्ट नहीं आया है। कब तक आएगा ताकि पता चले कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है, इसका उल्लेख आना बहुत जरूरी है। 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का वादा भी था सरकार का। इसके साथ साथ कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल यह है कि मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट को कोट करता हूं 2012-2013 का। एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जब वाजपेयी जी की सरकार जब छोड़ के गई थी, इस देश में डिस्गाइज्ड और एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मिला के 9.5 करोड़ के आसपास था। मनमोहन जी जब छोड़ के गए हैं वो 17 करोड़ तक छू गया था। और 2013-2014 की रिपोर्ट फिर मैं कोट करता हूं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, आपने माना था कि आपके यूपीए सरकार में केवल मात्र आप लोग 5 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए थे 10 साल के अंदर। तो 5 लाख जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर 10 साल के अंदर अगर होता है तो आपका तो एम्प्लॉयमेंट के दिशा में आपकी जो सरकार की टेन्योर थी वो तो एब्सोल्युटली इकोनॉमिक टर्म्स में नेगेटिव था। वो कहीं ना कहीं पे डबल डिजिट से भी खतरनाक था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर। ठीक है प्रदीप जी, इस पर मैं आपसे एक जवाब चाहूंगा। अभी एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है और ब्रेक के बाद यह सवाल भी उठेगा कि भाई जो 24,000 की लिमिट है, अब क्या वो 50 दिन खत्म होने के या 30 दिसंबर खत्म होने के बाद उसको बढ़ाया जाएगा? क्योंकि विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है इस देश के नागरिक की वो छीन ली गई है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तो 50 दिन नोटबंदी के कैसे रहे, ये हमारा आज डिबेट का टॉपिक। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। फरीद महफूज साहब, इन 50 दिनों को एनालाइज करते हुए अगर यूपी के सूरत हाल पर हम बात करें, क्योंकि अब यूपी में चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है आपको बीजेपी का इसका फायदा होने जा रहा है या फिर यूपी के लोगों ने इतनी मुश्किलें झेल ली कि सबक सिखा देगी बीजेपी को? कैसे एनालाइज कर रहे हैं आप? 30 सेकंड में प्लीज। नहीं, इसमें देखिए कोई इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि जो आदमी दिन में 3 दिन से लगातार लाइन में खड़ा रहा है नहीं दिया और उसको पैसा नहीं मिला, अपना पैसा नहीं मिला, ये तो मैं समझता हूं कि एक डेमोक्रेटिक है, ये तो एक जमहूरियत का एक इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि हमारा अपना पैसा और हम बैंक से नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमको मजबूर किया जा रहा है कि आपकी बंदिश ये है, और वो बंदिश जो है वो भी आया, हम उतना पैसा निकाल भी पाएंगे, 3 दिन लाइन में लगना पड़ता है। तो ये सब करने के बाद जो पब्लिक में इस वक्त जो गुस्सा है, वो गुस्सा बीजेपी वाले समझ रहे हैं
और इसीलिए आपके हिसाब से गुस्सा है बीजेपी के लिए। प्रदीप जैन जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या अभी तक इन 50 दिनों में आप तय कर पाए, क्योंकि बीच में आरोप लगाया गया कि नोटबंदी खुद एक बहुत बड़ा घोटाला है, 8 लाख करोड़ का घोटाला है, पता नहीं कितने का घोटाला है, उसके बाद फिर वो आरोप कहीं दबे रह गए, फिर आप कुछ और कहने लगे कि भाई जनता को परेशानी हो रही है। इन 50 दिनों में आप एनालाइज करके क्या बता पाएंगे आप हमारी देश की जनता को कि ये वाकई में घोटाला था या नहीं था? जी समीर जी, मैं चाहता हूं कि मेरी पूरी बात हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुने। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलिए अमित शाह जी अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन, आप भी सुनिएगा 8 नवंबर के बाद उसमें 1000 और 500 के 500 करोड़ रुपए। आप पूरी बात मैं बीच में नहीं बोलता हूं, मैं चाहता हूं। दूसरा, महेश शाह 13,860 करोड़ जो ग्रीन चैनल से तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी जी के घर जाता था, और उनके बीच में क्या रिश्ता है उसको रिमांड पर नहीं लिया गया। आज उसने कहा है कि जो इनकी इनकम टैक्स क्लियरेंस की स्कीम है उसमें बहुत सारों लोगों के नाम उजागर हैं। तीसरा, बिहार के अंदर 2015 में इनकम टैक्स में इनकी एक सरकार ने कानून पास किया था सेक्शन 297 में कि 20,000 रुपए से ज्यादा में नहीं दे सकते। नोटबंदी के 1 महीने पहले अमित शाह की अनुमति से बिहार के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अनेक जिलों में भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के लिए जमीनें खरीदी। उत्तर प्रदेश में 500 करोड़ रुपए के होर्डिंग लगे हैं। परिवर्तन यात्रा रथ के लिए 75 बसें आई हैं। तो ये घोटाला है। मोटरसाइकिलें गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी ने खरीदी। ये गुल्लक तोड़ के, मैं पूरी बात करूंगा समीर भाई, एक गरीब महिला की गुल्लक तोड़कर उसकी गांठ बनती है, अगर उसका 500 का 1000 का नोट है, उसे तो आप काला धन बता रहे हैं, लेकिन अपने नेताओं की काली करतूतों पे आप कुछ करने वाले नहीं है। पंकजा मुंडे के जो उनकी बहन के 10 करोड़ रुपए पकड़े, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की आपने। आपका 2 चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए दूसरा, और गरीब किसान और इस देश की आम जनता के लिए दूसरा चेहरा। उद्देश्य से लोगों को गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, इसका जवाब दीजिए। यानी पूरी तरह से कोशिश ये ठहराने की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आपने अपना हित साधने के लिए ये नोटबंदी लागू की। आपको गरीबों का, इस देश के आम आदमी का कोई ख्याल नहीं है? नहीं, देखिए नोटबंदी 8 नवंबर, देखिए नोटबंदी के 8 नवंबर के फैसले के तुरंत बाद देश से काले धन की सप्लाई को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता निकाला गया है, और उससे टेररिज्म खत्म हुआ है, माओवादी आतंकवाद को खात्मा लगाम मिली है। देश में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उनकी सप्लाई ऑफ करेंसी उनके पास खत्म हो गई है। तो आम जनता को काफी फायदा होगा, और लॉन्ग टर्म में भी फायदा हो रहा है और होगा। जो प्रॉब्लम है वो कांग्रेस के नेताओं को, जिन्होंने 10 साल से, अब प्रदीप जी सुन लीजिए, प्रदीप जी सुन लीजिए आप, मैंने आपको ठीक से सुना है। जो कांग्रेस के नेताओं ने 10 साल से जनता को लूटा है, इनसे सवाल कौन सा कर रहा है? जो 10 साल में जनता को लूटा है, इनके पास जो काला धन है, चैनल पे प्रदीप जी, मैं इनसे सवाल आप अपनी बात को करिए, आप अपनी बात को करिए। प्रदीप जी, आपने पहले कहा था, मैंने आपको सुनने दिया था। गोपाल जी, प्रदीप जी, यही राजनीति का रिवाज है ना कि अगर कोई आरोप लगाए तो समीर जी मुझे पूरा समय दीजिएगा, खत्म हो जाती है। नहीं, और कोई राजनीति का रिवाज नहीं है, होता नहीं। समीर भाई, अभी मेरी बात है, 2 चेहरे भारतीय जनता पार्टी के क्यों हैं? प्रदीप जी को भी मैं ना बोलने देता, प्रदीप जी को भी मैं बोलने नहीं देता। फिर तो प्रदीप जी को मैंने शांति से बोलने दिया। सारी अनर्गल बातें झूठी, और ये इनके नेता पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त थे। तो जवाब दीजिए। भ्रष्टाचार में लिप्त राहुल गांधी जेल में रह के आए, उनकी बेल पे। अरे तो आप कार्रवाई करो ना। बात यह है कि कांग्रेस के नेताओं को प्रॉब्लम है, इन्होंने काला धन इकट्ठा किया हुआ है, उसकी समस्या है। आम जनता को इससे फायदा हो रहा है, आम जनता को इससे फायदा हो रहा है। ठीक है, ये आरोप तो चलते रहेंगे। डॉक्टर दत्ता, एक बड़ा सवाल यहाँ पर वर्चुअल मनी को लेकर उठा है, क्योंकि जिस तरह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सरकार बढ़ावा दे रही है, 300% इजाफा भी हुआ है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का अगर जिक्र किया जाए तो जैसे बिटकॉइन है, जिस पर 2014 में आरबीआई ने रोक लगा दी थी, कहा यह जा रहा है, एक अनुमान है, एक डेटा है कि 119 अरब की वर्चुअल मनी जो है वो इस वक्त 210 देशों में मौजूद है। तो ये जो डिजिटल वर्ल्ड में काला धन पनप रहा है,
इस पर भी कैसे रोक लगाई जाएगी या इसके बारे में सोचा जा रहा है क्या? नहीं, डिजिटल वर्ल्ड में काला धन का होना या फिर काला धन इकट्ठा हो जाना वो बहुत कठिन होता है, उतना आसान नहीं होता है। हाँ। लिक्विड मनी के हिसाब से आप अगर देखेंगे तो डिजिटल करेंसी में 100 गुना ज़्यादा बेटर सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है। हाँ। प्रश्न यहाँ पे ये है कि आपने बिटकॉइन का सवाल आपने उठाया है। बिटकॉइन कमोवेश अगर एक संक्षेप में बोलूँ तो वो प्लास्टिक मनी है जी। प्लास्टिक मनी का किसी तरह का काउंटर फीटिंग होना संभव नहीं है और हो नहीं पाता है। उसके कुछ सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है, वो पुख्ता सिक्योरिटी मैकेनिज्म का अगर इंतजाम अगर किया जाए और सटीक वे में अगर ट्रांजैक्शन अगर हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर हो तो वो बहुत आसानी से होता है और सुरक्षित वे में हो सकता है। एक खतरा जरूर है ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का और बिटकॉइन जैसे चीजों का, वो है कि वो देश के जो पैरिटी जो होता है आपके बुलियन के साथ, गोल्ड के साथ या फिर प्रेशियस मेटल के साथ, हाँ। उसके साथ उसका किसी तरह का लेन देन नहीं होता है या फिर उसकी पैरिटी नहीं होती है बुलियन तो वर्चुअल वर्ल्ड में कुल मिलाकर तो वो कहीं ना कहीं होल्डर्स के लिए गुंजाइश कम दिखता है, पर वो क्योंकि बुलियन रिजर्व के साथ उसका कोई ताल्लुकात नहीं होता है। हाँ। अगर किसी तरह से अगर आतंकवादी संगठनों के पास या फिर माफियाज के पास, ड्रग माफियाज के पास अगर चला जाता है हाँ। तो उसका दुरुपयोग हो सकता है और मिसयूज हो सकता है। कुछ देशों में हुआ है, इटली जैसे देश में या फिर गोपाल जी मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है, फिर भी आपसे पूछ लेता हूं क्योंकि 50 दिन हो चुके हैं, तो क्या आप ये भरोसा देश को दिला सकते हैं कि अब मुश्किलात जो हैं वो कल से कम हो जाएंगी? 10 सेकंड। बिल्कुल, थोड़े दिनों मुश्किलात बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। देश का स्वर्णिम भविष्य है। काले धन और भ्रष्टाचारियों को बुरी तरह से सजा मिलेगी और जिसमें ये कांग्रेस के नेता जिन लोगों ने 10 साल से विशेषकर देश को लूटा है, इनको अच्छी तरह से सजा मिलेगी। इन लोगों का पैसा बर्बाद हो जाएगा। काले धन कांग्रेस के प्रदीप जी कह रहे हैं नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है कि मुश्किलें कम हो जाएं। अभी 6-7 महीने लगेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। और हम उम्मीद यही करेंगे कि कम से कम सरकार जितनी भी कोशिशें कर रही हैं वो ग्राउंड पर भी नजर आए और लोगों की मुश्किलात, क्योंकि आज भी हमने देखा कि एटीएम के बाहर, बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी दिल्ली जैसी कैपिटल में, दिल्ली जैसी राजधानी में। तो ये दिक्कतें खत्म हो, इस उम्मीद के साथ आज का बुलेटिन मैं यहीं खत्म करता हूं। कल आपसे एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।